और हम सीधे चलेंगे, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के पंकज शर्मा, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, चूंकि सबसे ज्यादा सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे, आप सत्ता में थे और सत्ता से अब आप जा चुके हैं, क्या कहां कमी रह गई, आप इस तरीके से बताएं। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी का उद्देश्य था वोटों का पोलराइजेशन करना, वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने उसमें करने में कामयाबी हासिल की है। और हम लोगों ने जो मुद्दों पे बात की, विकास के मुद्दों पे बात की, लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान की आखिरी कतार में बैठे जनता तक लेकर गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उन योजनाओं की हार भी है और कहीं ना कहीं जनता भी कहीं ना कहीं हारी। क्योंकि देखिए, जब आज जिस मुद्दे पर चुनाव कांग्रेस हारी है, जनता को भी आत्मचिंतन करना है। हम तो करेंगे ही करेंगे कांग्रेस वाले तो, कि कहीं ना कहाँ हमसे कमी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जनता को भी तय करना है कि पोलराइजेशन सिर्फ एक मुद्दा बनाकर वो चुनाव में इतना बड़ा मैंडेट अगर पार्टियों को दे रही है तो ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल पंकज जी, यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, आपको पता है लगातार जो बीजेपी है इन दो शायद कमजोर कड़ी बोलें या दो मुद्दों को जो है अहम रूप दिया गया प्रचार प्रसार में। एक तो पेपर लीक का मामला था, जो बढ़ चढ़कर बोला, उसका पूरा फायदा उठाएगा, उसको भुनाया गया। दूसरा, महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात बार बार कही गई। हालांकि बीजेपी के भी कुछ दिग्गज चेहरों ने हार का सामना किया है। किस तरह से आप इस बात को समझाएंगे कि ये जो दो बड़े मुद्दे थे, इनको लेकर के कहीं ना कहीं जो हार है वो बड़ा कारण बनी है? देखिए, मुझे लगता है कि पेपर लीक एक अकेले राजस्थान का मुद्दा नहीं था। पेपर लीक एक पूरे देश का मुद्दा है और इस पर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी पार्टीज को लेनी होगी। लेकिन राजस्थान तो एक अकेला राज्य ऐसा था जिसमें राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इसके खिलाफ एक कानून लेके आया, एक ऐसा एक्ट लेके आया जिसमें सजा होनी है। आप देखिए कि पूरे देश में जहाँ भी पेपर लीक हुए, 23 से ज़्यादा पेपर लीक यूपी में हुए, 17 से ज़्यादा पेपर लीक गुजरात में हुए, और इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ भी बहुत सारे पेपर लीक हुए। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट कर रही है, और इन दोनों जो प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी पेपर लीक होने के बाद भी सरकार रिपीट हुई। लेकिन एक अकेली हमारी सरकार थी जिसने पेपर लीक के ऊपर कानून भी बनाया और जो आरोपी थे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई भी की। तो देश को सोचना होगा कि जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, उनको आप नहीं चुन रहे हैं। दूसरी बात, आपने महिला सुरक्षा की बात की, बहुत बढ़िया बात कही आप लोगों ने। लेकिन आप देखेंगे कि महिला सुरक्षा में एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग भी मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे अव्वल है महिला अपराधों के लिए। और आज वहां किसकी सरकार बन रही है? जो सरकार थी उसकी रिपीट में। तो मुझे लगता है कि जनता के लिए मुद्दे ही नहीं रहे। मैं फिर बार बार मैं दोहराऊंगा कि जनता सिर्फ एक मुद्दे पे सेंट्रिक हो चुकी है, और वो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, इतनी अच्छी स्कीम्स पूरे देश में, हमारी स्कीम्स पे हमने कर्नाटका जीता, हिमाचल जीता, और ये स्कीमें थी जिस पे हम लोगों ने जीता। लेकिन आज हम लोगों ने तेलंगाना में जीता। लेकिन आप एक सबसे बड़ा सिनेरियो आप लोगों को देखना होगा। आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं। एक चीज मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जब से चुनाव शुरू हुए हैं, चुनाव के दरमियान मैं देख रहा हूं कि जो 7 गारंटी योजना आपकी थी, उसका बहुत बढ़ चढ़कर बहुत उसका प्रचार प्रसार किया गया। आए दिन मैंने देखा कि अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार छप रहे थे 7 गारंटियों को लेकर के। तो अगर आप काम को ही इतना ज्यादा आप आगे बढ़ाते तो काम को जनता ने नहीं चुना, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी थी, उस कमी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरों पर आरोप लगाने से सिर्फ बात नहीं बनेगी। जी पंकज जी, बिल्कुल हम में कमी थी। हम में कमी ये थी कि हमने ध्रुवीकरण नहीं किया, हमने पोलराइजेशन नहीं किया। और आप कह रहे हैं काम की बात। देखिए, जो बीजेपी है वो बीजेपी झूठ और जुमलों की पार्टी, और हमने सच और संवेदनशीलता का काम किया है। आप देखेंगे कि 2013-14 में जो चुनाव हुए थे केंद्र की सरकार में, और केंद्र की सरकार में जब बीजेपी जिन मुद्दों के साथ सत्ता में आई, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के वादे के साथ आए, उन्होंने वो वादा पूरा कंप्लीट नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, उन्होंने वो नहीं किया। हमने कहा कि बुलेट ट्रेन चला देंगे, उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने कहा कि डॉलर की रेट कम हो जाएगी, उन्होंने वो नहीं किया। आप देखेंगे क्रूड ऑयल की रेट हो, सारी चीज़ों पे उन्होंने बात की, उन्होंने कोई वादा कंप्लीट नहीं किया। तो जनता के लिए तो मुझे लगता है कि विकास मुद्दा ही नहीं रहा। लेकिन हमने फिर भी, क्योंकि हमारा यूएसपी है कि हम सिर्फ काम की बात करते हैं, काम की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। आपसे जनता के बीच हम अपनी योजनाओं को लेकर साथ गए। बिल्कुल जितेश, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? योजनाओं को लेकर साथ में जाना, प्रचार प्रसार करना क्या काफी होता है, या कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास दिलाना कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो मेन बिग प्रॉब्लम्स जो है, जो मेजर इश्यूज हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जहां महिला सुरक्षा की बहुत बड़ी बात आती है, पेपर लीक की बहुत बड़ी बात आती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़कर गए हैं? देखिए, कांग्रेस के हारने के मुझे 3 बड़े रीजन नजर आए यहाँ पे। पेपर लीक तो है ही, युवा हताश था, परेशान था, रीट में चीट हुई। और साथ ही मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण ये था कि ये जो अंतरकलह थी कांग्रेस की, सचिन पायलट और गहलोत की जो लड़ाई थी, वो पूरे 4 साल 5 साल तक सड़कों पर नजर आई। मतलब कुछ सचिन पायलट ख्वाजा की नगरी से निकलते हैं और युवाओं के साथ पेपर लीक के मामले। चर्चा जारी रखेंगे, इस प्रश्न से आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन आइए पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बगरू से प्रत्याशी।
जिस तरीके का राजस्थान के अंदर जो कुशासन था उसका अंत किया और अंत करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था हिंदुस्तान की पटल के ऊपर देखा गया, राजस्थान की पटल के ऊपर देखा गया, कहीं न कहीं उस सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और उस मतदान का नतीजा आप सब लोगों को देखने को मिला। जितेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी आप बता रहे थे कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के 3 हार का कारण बता रहे थे, तो आप भाजपा की 3 जीत के मुख्य कारण क्या रहे जो उनको इतनी बड़ी जीत दिलाई? सर मैं आपको पहले कांग्रेस के बता देता हूँ। एक तो अंतरकलह एक बड़ा कारण था कांग्रेस का, और दूसरा सर क्या है कि जो विधायकों के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी थी, जो विधायक से जनता नाराज थी। मुझे लगता है कि एक नारा पहले तो ये चला शुरू में, गहलोत तुझसे बैर नहीं, विधायक तेरी खैर नहीं, और फिर नारा चल गया कि राहुल तुझसे बैर नहीं और गहलोत तेरी खैर नहीं, जो गुर्जरों ने चला दिया पूर्वी राजस्थान में। अब मुझे लगता है कि लबोलुबाब मेरी बात का ये है कि यहाँ पर कांग्रेस की जो फ्री 20 वाली मामला था, फ्री योजनाओं की बात थी, वो जनता ने लाभ तो उठाया, लेकिन सर केंद्र की जारी रहेंगे। भीलवाड़ा से संजय जी आ गए, अपनी बात लेंगे क्या चीजें हैं। बिल्कुल, लेकिन हम दोबारा लेंगे, हम आप अपनी बात कंटिन्यू करें, अपनी बात कंटिन्यू करें जी। हाँ, सर जैसे जो फ्री कल्चर वाली बात थी, तो जो चिरंजीवी योजना एक अच्छी योजना थी अशोक गहलोत की, मैं साफ तौर पे कह सकता हूं, लेकिन सर ये आयुष्मान भारत योजना का ही एक हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं जनता को सब कुछ पता होता है कि हमारे टैक्स का पैसा है, हमारा ही पैसा है, और हमें सिर्फ पैसों को लालच में देके हमसे वोट नहीं खरीदे जा सकते। मुझे ऐसा जनता का लगा, समझ में आ रहा है कि आप किसी को योजना दे के आप कह दो मुझे वोट दे दो, वो वोट अपने हिसाब से ही देगा। जो जनता का जनादेश यहाँ पे सामने निकल के आया वोट, और जो ट्रेंड है 5-5 साल का, वो अब बीजेपी की बात करें, बीजेपी का अंतरकलह यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दिया। बीजेपी यहाँ 160-70 के आसपास जा सकती थी। हम आपकी बात को कंप्लीट करेंगे। भीलवाड़ा से संजय लड्ढा जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोनों पे। बताइए जी संजय, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भीलवाड़ा से 7 सीटें हैं सर, मांडलगढ़, आसीन, सहाड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा और जहाजपुर। इसमें 5 सीटों पर भीलवाड़ा में बीजेपी की जीत निश्चित है। एक पे निर्दलीय है, भीलवाड़ा प्रसन्न से अशोक कोठारी करके, और जहाजपुर से धीरज गुर्जर मात्र 15 वोटों से जो राज्य मंत्री रह चुके हैं वो आगे हैं। इनके बैलेट पेपर वाले वोट आने बाकी हैं, उसके बाद डिसाइड होगा जीत का। बाकी मांडलगढ़ से जैसे गोपाल शर्मा बीजेपी से है, जो 92,409 वोटों लेकर 8,618 वोटों से आगे हैं। मंडल से राजस्व मंत्री रामलाल जाट को 35,885 वोटों से पीछे रख रखा है उदयलाल पटाना ने। कि संजय, आपको क्या लगता है कि कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी पूरी तरीके से? कब तक जो अंतिम परिणाम आ जाएंगे? अंतिम परिणाम तक भीलवाड़ा तो बीजेपी का घट रहा है और हमेशा बीजेपी जीत के आई है। यहाँ से पिछली बार एमपी के लिए 6,12,000 से राजस्थान में सर्वाधिक मतों से बीजेपी जीती है, और अब भी पूरा गढ़ रहने की वजह से बीजेपी का ही आना है। और ये जहाजपुर जो एक सीट कांग्रेस की से जारी है, ये पता नहीं होने के बाद में क्या निश्चित रहता है कि अगर 6 और 1 होती है या 5-1-1 होती है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितेश जी, हम वापस आपके पास आना चाहेंगे। अभी तक आपने जो है 3 जो मुख्य मुद्दे थे जिससे कांग्रेस हारी, हमने आपसे सवाल किया था, हम दोबारा उसी सवाल पर अडिग हैं कि जो भाजपा जीती इतने प्रचंड बहुमत से आई है, क्या 3 प्रमुख कारण रहे हैं जो इतनी बड़ी संख्या में? सर एक जो यहाँ जो दूत भेजे मोदी ने, जो केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी थे प्रहलाद जोशी, मुझे लगता है वो स्ट्रेटजी भाप पाए और मोदी जी को समझा पाए कि यहाँ इतने सारे शत्रभ हैं, मतलब जो शत्रभ है उनके फेस पे चुनाव होगा तो यहाँ पे एक पे फेस पे होगा तो 14 लोग हरा देंगे, मतलब 15 दूल्हे थे और एक दुल्हन थी और एक दुल्हन और मान लो तो सर मुझे लगता है कि ये इनको बता दिया कि भाई आपके फेस पे चुनाव होना चाहिए। ये एक बड़ा रीजन रहा पहला तो, कि आपस में फिर भी कोशिश की गई कि एक दूसरे को हराने की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ चुनाव जीत रही है। तो यहाँ आप ये कहना, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर तो बात रही कि क्या मुद्दे थे और किस तरह से ध्रुवीकरण की बात आई, कहाँ नेशनलिज्म की जो थ्योरी है वो काम कर गई, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो चिरंजीवी योजना है वो तक फ्लॉप हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है प्रत्याशियों के चयन में कहीं ना कहीं कुछ इशू आया है? क्योंकि बहुत सारे सर्वे किए गए, इसके बाद में जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिनके ऊपर लग रहा था दाव खेलना बेकार होगा, उनका टिकट काट दिया गया। तो जो टिकट जिनके काटे गए, क्या वो हार का कारण आप मान सकते हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि नए चेहरों को तो चुनना ही था, क्योंकि ये बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दोहरा चुके थे, राहुल गांधी भी बार बार ये कह चुके थे, जितने ज़्यादा होंगे नए से नए लोगों को हमें मौके देने हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ और सीटों पे कुछ लोगों के टिकट काटे जा सकते थे, और उनको अगर हम काटते तो शायद आज बेहतर स्थिति में होते।
जी बिल्कुल। और अगर हम देखें जो बहुत दिग्गज नेता है जैसे बीडी कल्ला है वो चुनाव हार गए, कुछ बड़े चेहरों ने भी हार का सामना किया है। हम बात करें प्रताप सिंह खाचरियावास, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे और वो भी चुनाव हार गए। तो क्या वजह रही आपके हिसाब से, क्या कारण रहे कि वो बड़े चेहरे भी हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभी मैंने फिर से दोहराऊंगा कि जनता के लिए योजनाओं ने काम ही नहीं किया। कहीं ना कहीं जो बार बार मोदी जी जो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी है कि पोलराइजेशन, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के लिए एक परसेप्शन बनाया है अलग तरीके से, कहीं ना कहीं वो एक रीजन रहा है। जी बिल्कुल। जितेश, आपसे जानना चाहूंगी, ये सब लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ हर पार्टी में आंतरिक कलह रहता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो हम जानते हैं कि पूर्व सीएम में और जो संगठन है उसके बीच में कहीं कुछ फ्रिक्शन देखने को मिला है। वही फ्रिक्शन जो है कांग्रेस का उजागर बाद में होना बंद हो गया था, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में फ्रिक्शन जो है उससे सभी लोग बतौर वाकिफ थे। तो कहीं ना ये क्या वो एक कारण मान सकते हैं हार का? देखिए, दिल मिले ना मिले, हाथ जरूर मिल रहे थे अंतिम समय में, लेकिन जनता सब समझ चुकी थी। और राजस्थान में जो पूर्वी राजस्थान की बात करें और पूरे राजस्थान की जो एक राजस्थान का जो चुनाव होता है वैसे कास्ट बेस्ड होता है। तो गुर्जर जो समाज था जिसने बढ़ चढ़कर 2018 के चुनाव में 40 सीटों पर गुर्जर प्रभाव रखता है, और जहां 10,000 वोट हैं वहां वो 20-30 हज़ार पे प्रभाव रखता है। जहां 10,000 जिस विधानसभा में गुर्जर वोट है तो वो 20-30 हज़ार पे इन्फ्लुएंस करता है। मतलब गुर्जर एक वॉरियर कास्ट है। तो गुर्जर बेसिकली इस बार पूरी तरह से, मुझे जो मैं ग्राउंड पे जाके आया पूरे राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में गुर्जर पूरी तरह से बीजेपी को वोट देता नजर आया, और ये चुनाव में भी रिफ्लेक्ट कर गया कि गुर्जरों ने वोट दिया है। और करोड़ी लाल मीणा जिस तरह से जीते, आशा मीणा निर्दलीय खड़ी हो गई थी, उसके बावजूद करोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पे जीत हासिल की है। तो गुर्जर समाज ने करोड़ी लाल मीणा, और गुर्जर और मीणा पैक्ट पिछली बार सचिन पायलट ने किया था, इस बार बीजेपी के पास मुझे लग रहा है कि पूर्वी राजस्थान में दोनों जो फैक्टर है, गुर्जर मीणा फैक्टर, वो दोनों वोट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर साफ साफ हासिल हुआ। तो ये जो एक फैक्टर आप कह रहे हैं कि जो आंतरिक कलह थी कांग्रेस पार्टी की, वो नजर आई। साथ ही मैं ये कह रहा था कि ये जो टिकट वितरण है कांग्रेस पार्टी का, नए चेहरों को मौका नहीं देना, एक ये बड़ा रीजन था। और भारतीय जनता की बात करें, पार्टी की बात करें, तो उनकी स्ट्रेटजी बड़ी काम आई, किस तरह से वोटों स्ट्रैटेजी फिर वही पोलराइजेशन की काम आई, क्योंकि आंतरिक कलह की बात की जाए तो वहां पर भी आंतरिक कलह बहुत ज्यादा स्पष्ट नजर आया। प्रचार प्रसार में हमने देखा वसुंधरा जी को कहां कितनी जगह मिलती थी, और किस तरह से एक जो रिएक्शन आता था सामने कि भाषण देने आ रहे हैं, पहले एक प्रवक्ता आ रहे हैं, फिर अमित शाह जी को बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर वो इशारा कर रहे हैं कि अब आप आइए, तब वसुंधरा जी उठकर आ रही है। लेकिन यहाँ पर इस आंतरिक कलह का प्रभाव देखने को मिला। कांग्रेस ने इस बात को जो है, इस बात का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इस बात से सफर किया है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैम आंतरिक कलह दोनों जगह था। मतलब आग इधर भी लगी थी तो आग उधर भी लगी थी। फर्क इतना था, इधर आग लगाई जा रही थी, उधर आग पहले से लगी हुई थी। मतलब पहले से आग लगी हुई थी कांग्रेस पार्टी में तो, और इधर आग लगाई जा रही थी। मुख्यमंत्री की छत्रपों की लड़ाई में आग लगाई जा रही थी। वो देखने को मिला कि सतीश पूनिया चुनाव हार गए और राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। तो आग तो दोनों जगह लगी हुई थी, लेकिन फर्क इतना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस इतना बड़ा है कि उनकी स्ट्रेटजी इतनी बड़ी है कि आप देखिए, उन्होंने जो केंद्र की योजनाएं थी उसका लाभ राजस्थान में मिल रहा है। और जो ध्रुवीकरण वाला जो फेस उतारे, जो आप कह रहे हैं कि 3 बाबाओं को उतार कर यहाँ पर जो भगवा फेस उतारकर एक मैसेज दिया गया। आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ राजस्थान को मिल रहा है, लेकिन अलीमुद्दीन, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, ईआरसीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस लगातार वार कर रही थी, लेकिन ईआरसीपी की अगर बात करें तो कहीं उसका कोई जिक्र नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ जो है पोलराइजेशन की बात आ रही है। अगर हम हार के कारणों की भी अगर हम समीक्षा कर रहे हैं तो ईआरसीपी का भी जो लाभ है वो कांग्रेस को नहीं मिल पाया। पंकज, अगर आपकी हेल्प थोड़ा सा अलाउ करें, अगर आप बता सके। मुद्दा ये जोरों शोरों से उछाला गया ईआरसीपी को लेकर के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बार बार ये मुद्दा उठाते रहे, और जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं जो मंत्री हैं इस विभाग के केंद्र में, और उन पे निशाना साधते रहे कि भाई उनके होने के बावजूद भी यहाँ पर राजस्थान में ये नहीं आ पाया राष्ट्रीय किनारा जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के। और वहीं जैसे गजेंद्र शेखावत जी से भी बात की जाती थी तो वो राज्य सरकार के लिए कहते थे कि उनकी राज्य सरकार की तरफ से सही ब्रीफिंग केंद्र को नहीं भेजी जा रही है। तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं चले जा रहे थे, तो ये मुद्दा लटक गया और कहीं ना कहीं इसका वैसे प्रभाव भी देखने को नहीं मिला है। जितेश जी, आप बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं एक सवाल है सर मेरा पूछना है कि जो राजेंद्र राठौड़ हैं विपक्ष का चेहरा रहे मुख्य, लेकिन वो चुनाव हार गए, इसके क्या मायने हैं सर? इसके मायने ये तो उन्होंने सीट चेंज कर ली सर।
तारानगर में चले गए वो चुनाव लड़ने। सर उन्होंने चेंज नहीं करी है सर, तो जो उन्होंने मुझे जो अंदर की बात पता है, मैं सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ, उन्होंने खुद ने तो यानी विधायक तय करते हैं कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। मतलब उनकी खुद की इच्छा थी, मैं वो हर बार चेंज करते, पहले भी चेंज कर चुके हैं। नहीं, इस बार आला कमान जो होते हैं वो तय करते हैं, विधायक खुद तय करते हैं कि मैं इस संगठन सीट की से बात चुनाव बीजेपी लड़ूंगा। बहुत नेता जोर-शोर से प्रतिपक्ष की जाती है, थे जी। और मुझे लगता है कि इस बार उनकी इतनी बात तो मानी गई होगी, पास के क्षेत्र में पहले भी लड़ चुके हैं वहां से चुनाव। तो सर शुरू से तो जीते हुए थे वो, फिर क्यों सीट चेंज करेंगे? हाँ, क्या वो कारण, उनकी क्या मुझे कारण लगता है थे? स्ट्रेटेजिकली उनकी स्ट्रेटजी में बड़ा उनको सेटबैक भी होगा कि मैं वहां से जीत रहा था, फिर क्यों आ गया यहाँ पे, और उनको लग रहा था कि वहां के समीकरण नहीं बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो बीजेपी के अंदर तो, कुनबे के अंदर हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो वो अपने ही नुकसान करके जो शत्रवों की लड़ाई थी, मुझे लगता है कि वहां पर भी जो नरेंद्र बुडानी है वो अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन वो पैसे से भी अच्छा चुनाव लड़े, हर चीज से अच्छा चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल इस बीजेपी पे के जीते अंदर जी चर्चा अपन जारी रखेंगे। कुछ ब्रेकिंग न्यूज हैं, हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। और जनादेश में अगर बात करें तो 115 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और कुल 89 प्रत्याशी जीत चुके हैं अभी तक। भाजपा को इसमें 50 सीटें मिली हैं और कांग्रेस 32 सीटों पर विजयी हुई हैं। बीएपी को 3 और बसपा और राष्ट्रीय लोकदल को एक सीट मिली है। जी, अब तक जनादेश में कुल 89 प्रत्याशी जीते हैं राजस्थान में, कुछ 199 सीटों में से, और 50 भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 32 सीटें और बीएपी को 3, बसपा और रालोद को एक सीट मिली है। जी जीतेश जी, हम चर्चा जारी रख रहे थे और आपसे राजेंद्र राठौड़ की बात करते थे, और अब हम पंकज जी कांग्रेस से आप आते हैं। एक सवाल आपसे भी है कि कांग्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, कई मंत्री हारे हैं उसमें, ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास, इसको सर किस तरह लेंगे? एंटी इनकम्बेंसी इतनी? नहीं, डेफिनेटली जनता ने चुना है जी, तो कहीं ना कुछ रीजंस तो रहे होंगे जनता के कारण, शायद रीत रहे होंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, राजस्थान सरकार के जितने भी मंत्री थे उन्होंने लगातार अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करने का कार्य किया। अब देखोगे कई मंत्रियों के लिए तो हम सरकार ने जिले भी बनाए, जो उनकी मांग थी, जिलों की मांग थी, उस जिलों की मांग भी पूरी करी। जिस तरीके से जिलों वाला दाव चला नहीं है आपका? बिल्कुल डेफिनेटली, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जिले बनाना हो या काम करना हो, विकास की इतनी योजनाएं लाना हो, तो जो हम लोगों ने विकास के काम किए वो भी कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाए। तो जो परसेप्शन बीजेपी को क्रिएट करना था, जो झूठ और पाखंड की राजनीति जो बीजेपी करती थी, वो कहीं ना कहीं वो दाव उनका चल गया। वो जो पोलराइजेशन का दाव था वो उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें उसकी वजह से उनको जीत हासिल हुई है। नहीं, लेकिन पंकज सिर्फ ये कहते रहना कि पोलराइजेशन ही एक ही कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, क्या ये सही होगा? क्योंकि लगातार कांग्रेस के ऊपर ये जो मुद्दे हैं, बार बार हमने पहले भी इस बारे में बात करी, जहां पर पेपर लीक, हालांकि आपने कहा कि और भी प्रदेशों में हुए हैं लेकिन उसका जिक्र नहीं होता, लेकिन हम राजस्थान की ही बात कर रहे हैं तो पेपर लीक एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद में जो करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की जो नकदी बरामद हुई, और उसके बाद में कहीं ना कहीं ईडी की भी रेड होती रही, लेकिन उस चीज का फायदा इतना नहीं मिल पाया और कांग्रेस ही सफर कर रही है इस वजह से। तो पोलराइजेशन सिर्फ एक मामला नहीं हो सकता ना? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि पोलराइजेशन सिर्फ एक अकेला मामला है और एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि उत्तराखंड में तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष वगैरह ही पेपर लीक में पकड़े गए, जैसा मैंने दोहराया। गुजरात में बहुत 18 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, यूपी में 23 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में व्यापन जैसे घोटाले हुए, और वहाँ पर इतने बड़े घोटाले होने के बाद जिसमें लाखों मतलब हजारों लोगों की आत्महत्याएं की हत्याएं हुई, तभी भी वो सरकार अगर रिटेन कर रही है तो कहाँ एक मैटर कर रहा है कि ना तो काम मैटर कर रहा है, ना कोई और चीज़ मैटर कर रही है, सिर्फ एक पोलराइजेशन ही मैटर कर रहा है। तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन ने काम किया है। और वो आज जयपुर की सीटों पे आप देख लीजिए, जयपुर की सीटों पे प्रताप सिंह खाचरियावास ने इतना काम किया जितना किसी मंत्री ने काम नहीं किया, और उसके बाद भी एक नया चेहरा आता है जिसका कोई आधार नहीं है, वो हार जाता है। मालवीय नगर की अर्चना शर्मा ने लगातार हार का सामना किया, लेकिन फिर उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा गया, उनको रिप्लेस नहीं किया गया, जबकि वहां से इस तरह के कयास थे कि कोई और लोग हैं जो अपना भाग्य आजमाना चाह रहे, फिर भी अर्चना शर्मा पर ही दाव खेला गया। देखिए, रिप्लेस तो तब किया जाता ना कि जो पिछली बार वाली जो हार थी लगभग 1700 वोटों के कुछ के करीबन की वोट थी, और इस बार जो हार हुई वो बड़ी हार हुई। तो कहीं ना कहीं ये मैं कह रहा हूँ ना कि राजनीतिक पंडितों के लिए और ये एनालिसिस करने वालों के लिए समझने के लिए ऐसा क्या काम था जो नहीं हो पाया। और क्योंकि आप देखिए जो जीता हुआ हो तो उससे अपेक्षाएं ज़्यादा होती है, हारने के बाद भी अब अर्चना शर्मा वहाँ लगातार एक्टिव रही, उन्होंने बहुत सारे काम वहाँ किए, बहुत सारे काम करवाए जनता के, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है कि कांग्रेस तो मंथन करेगी कहीं, लेकिन जनता को भी तय करना पड़ेगा कि इतनी योजनाओं के बाद भले महिलाएं हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, अब क्या बीजेपी जीत गई तो बीजेपी के प्रवक्ता या नहीं से पूछता कि क्या जो पेंशन स्कीम है उसे रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे, जो सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं गरीबों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को,
विकलांगों को क्या वो से रिटेन नहीं, करेंगे ये तो नहीं वादा करेंगे? किया गया अब है। जो जितेश, आप क्या कहेंगे, क्योंकि वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि जो सरकार जो अभी स्कीम चला रही है, जो सरकार स्कीमें चला रही थी, उनको सस्टेन किया जाएगा। शालू, हम एक बार हमारे दर्शकों को ताजा जानकारी दे दें। एक बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो बालवी नगर क्षेत्र है, कालीचरण सराफ वहां से जीते हैं और अर्चना शर्मा जो कांग्रेस की आती हैं वो हार गई हैं। और इस बार बात करें सिविल लाइंस से प्रताप सिंह खाचरियावास हार गए हैं, गोपाल शर्मा जीते हैं और विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी ने जीत हासिल की है और अपने जो प्रत्याशी परंपरागत जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको हराया है। और आमेर से एक बहुत बड़ी खबर है, सतीश पूनिया जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, वो हार गए हैं चुनाव। पगरू से गंगा देवी कांग्रेस की हार गई हैं चुनाव और यहां से कैलाश वर्मा जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। 115 सीटों पे अभी रुझान है हमारे पास, जो बीजेपी आगे है और 69 सीटों पे कांग्रेस आगे है। और एक और जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो झोटवाड़ा से चुनाव जीते हैं और अभिषेक चौधरी कांग्रेस को उन्होंने हराया है जी। और दूदू से भी बाबूलाल नागर जो बड़े नेता कांग्रेस के हार गए हैं चुनाव और प्रेमचंद बेरवा ये भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने जीत हासिल की है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कभी हम अपडेट देना चाहेंगे आपको, 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस को संबोधित करेंगे। तो भाजपा को फिलहाल अभी अगर बात करें सीटों की तो 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 33 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। जी शालू। जी बिल्कुल पंकज, आप अपनी बात कह रहे थे और मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि सिर्फ पोलराइजेशन को हम एक हार का कारण नहीं मान सकते ना, क्योंकि अगर प्रत्याशियों की बात की जाए, इतना रिसर्च किया था, सर्वे हुए थे, इंटरनल सर्वे हुए थे, फिर भी कुछ हारे हुए प्रत्याशियों के ऊपर दाव लगाया गया और कुछ जिताऊ कैंडिडेट्स भी है जो हार गए, जो बहुत बड़े वरिष्ठ चेहरे हैं वो हार गए। तो उसके ऊपर आप अपनी बात रख रहे थे। नहीं, देखिए मैंने अपनी बात रखी कि डेफिनेटली पोलराइजेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन बहुत कुछ नहीं है और सारा एक अकेला मैटर नहीं है, एक अकेला मुद्दा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स रहे और उन रीजन्स पे हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम लोग आत्मंथन करेंगे कि कहाँ क्यों चूक हुई है कांग्रेस पार्टी से और कहाँ जहाँ कुछ टिकट चेंजेस किए जा सकते थे वहाँ क्यों हम नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो हम उन सब चीज़ों पे आत्मंथन हमारा संगठन भी हम करेगा। गारंटी और वादों की बात कर रहे थे, तो जितनी भी चुनावी रैलियां हुई, प्रचार प्रसार की सभाएं हुई, यहाँ पर बीजेपी के प्रचारकों ने ये बात कही कि जो अभी कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उन्हें सस्टेन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो वादा किया गया है, क्या ये एक पॉजिटिव? देखिए ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस तरह से 69 अभी कांग्रेस दिख रही है, तो कांग्रेस की योजनाओं का तो असर यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन पंकज जी एक बात कह रहे थे, मंथन कांग्रेस को ये करना चाहिए कि जो टिकट वितरण जो है वो कांग्रेस का मुझे कहीं भी सही नहीं नजर आया। जो सर्वे हुआ उसमें अशोक गहलोत जी लास्ट के 2 दिन कह रहे थे कि सर्वे ऐसे ही हो जाते हैं, सर्वे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले कह रहे थे सर्वे इंपॉर्टेंट है। डिजाइन बॉक्स इतनी बड़ी कंपनी थी, इतना पैसा दिया गया, उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। जब सर्वे इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो फिर इतने सारे सर्वे कराने की जरूरत क्या? जितेश जी, आपने टिकट वितरण की बात की, उसी पे आता हूं मैं। टिकट वितरण को लेकर के जब यहाँ पर बातचीत चल रही थी तो अशोक गहलोत जहाँ दिल्ली में आला कमान से यहाँ डिस्कशन हो रहा था और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी डिस्कशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं 2-3 सीटों पे जैसे महेश जोशी हैं उनका टिकट काट दिया गया था और संभावना ये भी बताई जा रही थी कि कोटा से भी शांति धारीवाल का टिकट, लेकिन वो अशोक गहलोत कामयाब जीत गए। बड़ी बात है, हाँ जीत गए उस सीट। कांग्रेस के लिए राहत की खबर है और कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष भी उनके जीत गए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से। तो टिकट वितरण पे आप बात करें तो क्या देखते हैं आपके, ये फैक्टर भी काम किया है? बिल्कुल सर, टिकट वितरण दोनों ही जगह, दोनों पार्टियों में मतलब मुझे लगता है दोनों पार्टियों को मंथन करना चाहिए। बीजेपी का जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का विचार होगा 140-50 का होगा। अगर बीजेपी भी कम आ रही है तो उसमें टिकट वितरण की भी एक बड़ी भूमिका है। किस तरह से आप बागी लड़ाए गए, बीजेपी के लोगों ने, शत्रभों ने बागी लड़ाए, साथ ही टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी खड़ा हो रहा है। अलीमुद्दीन, अगर आपको याद हो, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो है वो भी आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया था और जबकि बीजेपी ने 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही उसको लॉन्च कर दिया था और प्रचार में उसका इस्तेमाल भी किया। लेकिन कांग्रेस ने काफी देर कर दी थी अपना मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं जारी करने में। तो जी सर, मैं एक बात इस पे चर्चा एक बाद में करेंगे। कुछ ब्रेकिंग न्यूज हैं, हम उस पे हमारे दर्शकों को बताते हैं। 2 निर्दलियों ने बाजी मारी है। देखिए ये आई है एक ब्रेकिंग न्यूज और सादुलपुर से बीएसपी के मनोज न्यांगली जीते हैं। सादुलपुर से बीएसपी के मनोज न्यांगली जीत गए हैं। और एक और कांग्रेस के लिए झटका, कांग्रेस की कृष्णा पुनिया
जो खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, वो हार गए हैं चुनाव। और किशनगढ़ से कांग्रेस के विकास चौधरी ने जीत हासिल की है। अलवर शहर से भाजपा के संजय शर्मा जीत गए हैं चुनाव अलवर शहर से, और प्रतापगढ़ से भाजपा के हेमंत मीणा चुनाव जीत गए हैं। मावली से कांग्रेस के पुष्कर लाल डांगी इन्होंने जीत हासिल की है। और अगर अगली खबर की बात करें तो निवाई से भारतीय जनता पार्टी के राम सहाय वर्मा चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के प्रशांत बैरवा को इन्होंने हराया है, बड़ा नाम है प्रशांत बैरवा, और उनको हराया है। और फुलेरा से कांग्रेस के लिए भी एक और फिर खबर, कांग्रेस के विद्याधर चौधरी जीते हैं और इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को यहां से हराया है। देखिए निर्मल चौधरी के लिए बड़ा शॉकिंग होगा, निर्मल कुमावत के लिए क्षमा चाहूंगा। हाँ। निर्मल कुमावत लगातार जीत रहे थे और यहाँ पर राम साय वर्मा जीते हैं। आप देखिए सचिन पायलट खेमे के वो प्रशांत बैरवा माने जाते थे, और ये गुजरों का रिफ्लेक्ट, जो मैं अभी बता रहा था ना सर आपको कि गुजर समाज का रिफ्लेक्ट यहाँ पे दिखा, क्योंकि प्रशांत बैरवा पहले सचिन पायलट के खेमे में थे, टिकट उन्होंने दिलाई, फिर वो जब मानेसर प्रकरण हुआ तो वो अशोक गहलोत के खेमे में चले गए। तो यहाँ पे प्रशांत जो बैरवा है उनको साफ तौर पर गुजर समाज ने वोट नहीं दिया, और इसके कारण राम साय वर्मा जो है वो जो पहले प्रत्याशी रहे, राम साय मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को भी जानकारी दूं, राम साय वर्मा पहले भी प्रत्याशी रहे, वो जीत हासिल की उन्होंने। पंकज जी, ये जो जितेश जी ने बोला, क्या ये फैक्टर काम किया है? क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों चाह रहे थे कि उनके जो सपोर्टर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट मिले, तो कहीं ना कहीं गुर्जर नाराज हुए जिनको सचिन पायलट टिकट दिलाना चाहते थे और नहीं मिल पाया, ऐसा कुछ है? देखिए, ये तो एक बार जब सभी नतीजे आ जाएंगे उसके बाद बैठ के नतीजे करीब करीब आ चुके हैं सर, और ये अब जो रुझान भी नतीजों में बदल रहे हैं। मैं जो कास्ट, क्योंकि अभी एक और खबर आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शायद राज्यपाल को इस्तीफा देने भी जाएंगे, ये खबर चल रही है जी। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जो जातिगत आप उसकी बात कर रहे हैं कि किसको कितने वोट मिले, तो वो जातिगत वोटों के आधार पे वो तो जो चेक करने वाली चीजें वो तो बाद में चेक की जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। क्या देखते हैं वो बात की बात है, चेक कैसे करेंगे? एक चीज आपको ये कह रहे हैं विद्याधर चौधरी, आपको बता दूं कि सचिन पायलट खेमे के हैं विद्याधर चौधरी, वो वहाँ फुलेरा से जीत गए हैं, ये भी शॉकिंग है। तो सचिन पायलट खेमे के लोग जीत रहे हैं यहाँ पर। नहीं, कई देखो कांग्रेस के लोग जीत रहे हैं, यहाँ कोई खेमा नहीं है। मैं फिर एक बार अपनी बात को कांग्रेस के लोग जीत रहे हैं, और कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के दोनों नेताओं ने मिलकर लगातार पूरे प्रदेश में सभाएं की, 100 से ज्यादा सभाएं दोनों ने मिलकर की। तो कहीं ना कहीं मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि कहीं ना कहीं कमी जरूर रही होगी, उसका आत्मंथन हम लोग करेंगे कि क्या कमी रही, क्या कारण रहे जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी योजनाओं के बाद, इतना अच्छा चुनाव लड़ने के बाद भी हम लोग हारे। तो कहीं ना कहीं उस पर चिंतन हमें करना पड़ेगा। मैं तो सर कह रहा था अभी आग इधर भी लगी उधर भी लगी है, तो खेमे तो दोनों जगह थे, लेकिन इनका खेमा तो साफ तौर पे दिखा गया, मानेसर चले गए, फिर वहाँ पेपर लीक में अपनी सरकार के खिलाफ बैठ गए, अनशन कर लिया सचिन पायलट ने। तो ये कह रहे खेमा ही नहीं है, तो अनशन कैसे कर लिया, मानेसर कैसे चले गए, अजमेर कैसे चले गए? अजमेर से जयपुर की यात्रा भी की सचिन पायलट ने सर, अजमेर से जयपुर तक आए हैं और वो अपनी सरकार के खिलाफ ही आए हैं। वो तो क्या ये मैसेज नहीं गया पब्लिक में कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, तो पब्लिक वोट क्यों देगी सर? फिर देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बार बार में उसे खुद पायलट साहब ने भी उस चीज़ का खंडन कर दिया है कि वो जिन मुद्दों को लेकर था, जिन जो मांगे थी उनको सरकार ने समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया, उनकी सारी मांगों को माना है। तो जो मांगों को लेके थे, वो जनता के हितों के लिए जो चीज़ें थी उनको रखा उन्होंने, और उनको सरकार ने माना, अकोमोडेट किया। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई मुद्दे रह गए, फिर दोनों ने मिलकर इन चीज़ों का खंडन भी किया। आप लोगों ने देखा होगा सचिन पायलट और गहलोत साहब खुद दोनों ने मीडिया को कन्वे की अपनी बात, और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़ा। अब जो हार हुई है उसे तो हमें एक्सेप्ट करना है सर, लेकिन डिजाइन बॉक्स पे इतने डिपेंड हो गए कि पोस्टर बॉय की फोटो पोस्टर से हटा दी सचिन पायलट की। नहीं सर, अब तो देखिए समीकरण ही दूसरे हो गए हैं। अब तो सचिन पायलट, लेकिन अब तो दौड़ में ही नहीं है कहीं भी, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कहते हैं कि मैं कुर्सी मुझे छोड़ती ही नहीं है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुझानों में तो बनती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी विवेचना ही कर रहे हैं और मंथन ही किया जा रहा है कि क्या कुछ कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से इतनी घोषणाएं, चिरंजीवी योजना की इतनी बात हुई, कोरोना में कांग्रेस सरकार ने इतना काम किया, भीलवाड़ा मॉडल की देश विदेश में चर्चा की गई, लेकिन फिर भी जब डी-डे आया, जब चुनाव का दिन आया, उस वक्त जो मतदाता था उसने कुछ और ही चुनाव अपने लिए। इवन ओपीएस तक, ओपीएस भी, बिल्कुल ओपीएस इज आल्सो बिग, बिकॉज हिमाचल में जो चुनाव है
कांग्रेस का दावा है कि ओपीएस के कारण हिमाचल जीते। यहाँ पर एक और बहुत रोचक बात ये जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसके ऊपर पंकज जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। कर्नाटक में भी जब चुनाव जीते तो वहां पर भी इस तरह की आंतरिक कलह की बात थी, लेकिन वहां पर भी स्थिति को संभाल लिया गया, रैलीज हुई और स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही वहां चुनाव जीते गए। लेकिन राजस्थान में वैसा ही समीकरण था, वैसा ही दोनों के बीच में कुछ मतभेद सा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर चुनाव हार गए। देखिए, मैं एक बार फिर आपको एक बात दोहराना चाहूँगा कि अगर आप कंपैरेटिवली आप एनालिसिस करेंगे तेलंगाना का, कर्नाटका का, हिमाचल का, इन तीनों राज्यों में हमने काम की बात की, विकास की बात की, योजनाओं की बात की और हमने वहाँ चुनाव जीता। लेकिन कहीं ना कहीं साउथ इंडिया की बात करें और नॉर्थ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में परसेप्शन चेंज हो जाता है। आप देखोगे, आपने देखा होगा कि कर्नाटक में भी बीजेपी ने लगातार अपने पिच पर जो उनके धर्म की राजनीति, जो पोलराइजेशन की राजनीति, उस पर वो बात करना चाह रहे थे कर्नाटका में। लेकिन हम लोगों ने चुनाव वहाँ योजनाओं पर लड़ा, वहाँ की जनता ने हमें एक्सेप्ट किया। लेकिन आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वाला मैटर बहुत बड़ा हो गया है और मुझे लगता है कि जनता के लिए अब काम, विकास, जनहित के मुद्दे ये महत्वपूर्ण रहे नहीं है, नौकरियां महत्वपूर्ण रही नहीं है। जो वादे बीजेपी सरकार में करके आई थी, जो झूठे वादे उन्होंने किए 2013 में, उनमें से कई वादे उन्होंने कंप्लीट नहीं किए। उसके बाद में भी अगर बीजेपी जीत रही तो भी ये जनता के लिए भी आत्ममंथन करना है और हमें तो करना ही करना है, क्योंकि हम हारे हैं और उस चीज़ की हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता को भी तय करना होगा कि जो इतना अच्छा काम कर रही हैं सरकारें और इतनी अच्छी योजनाएं लेके आए और आखिरी कतार में बैठे हुए गरीब को गणेश मानकर काम करने का काम कर रहे हैं। ओपीएस हम लोग लेके आए, हमने सामाजिक सुरक्षा स्कीम लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जनता को तय करना है कि आगे के रास्ता वो किस तरीके से। कि सरकार भी, जो केंद्र सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं इस पर मंथन करने जा रही है। एक मुद्दा और आया था कि जो पेट्रोल की कीमतें थी उसको लेकर भी ये था कि केंद्र सरकार, क्योंकि श्रीगंगानगर यहाँ का सबसे हाईलाइट हो रहा था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगा है पेट्रोल, और केंद्र कोई ना कोई ये घोषणा भी करी जा रही थी कि मंथन किया जाएगा इसके बाद, चुनाव के बाद। तो ओपीएस भी और थोड़ा ये पेट्रोल के दाम का भी मंथन, और प्लस जो आपकी 7 गारंटियाँ थी कांग्रेस की, उसमें 10,000 सालाना गृहिणियों का था, 2 रुपये किलो गोबर खरीद थी, घरेलू गैस का था, उसके बावजूद भी सर क्या जनता क्यों नकार रही है आपको? देखिए, एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि ओपीएस इतना बड़ा मुद्दा था और हम लोग ओपीएस के मुद्दे पर आए, लेकिन अब आप देखिएगा कि क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी से रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जब जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ी, हम ओपीएस के मुद्दे के साथ जनता के बीच में गए, ओपीएस हमने लागू की। अब उस ओपीएस को लागू करने के बाद भी अगर कर्मचारियों ने हमें वोट नहीं दिया तो फिर वो बीजेपी तो उसे रिटेन करने से रही। दूसरी बड़ी बात आपने पेट्रोल डीजल के दामों की है, तो इसको एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। 2013-14 में क्रूड ऑयल की रेट्स थी $140 पर बैरल और आज वो रेट है क्रूड ऑयल की $85 पर बैरल। तो उस आज 9 सालों में रेट क्रूड ऑयल की कम हुई है, लेकिन रेट पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। और पेट्रोल कंपनी ने, आपको जानकर हैरानी होगी कि 300% से ज़्यादा मुनाफा कमाया है, लेकिन पेट्रोल कंपनियों पे ना तो प्रधानमंत्री जी का कोई कंट्रोल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, 9 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती थी 2014 की में जो पेट्रोल डीजल होता था, और अभी जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगभग 33-34 रुपये है। तो कहीं ना कहीं जो 4 गुना के रेट्स बढ़े हैं वो केंद्र सरकार ने बढ़ाए, तो इसके लिए सीधे सीधे रेस्पॉन्सिबल केंद्र सरकार है। आपने देखा होगा पिछले कुछ चुनावों तक का ये समीकरण था कि मोदी जी चुनाव से 5-7-10 दिन पहले केवल 5 रुपये 10 रुपये ये चीज 5-10 रुपये कम कर देते थे। मेरी बात सुनिए पंकज जी, पेट्रोल का ले लो, डॉलर का ले लो, सब कुछ है, गैस सिलेंडर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 राज्यों का हमारे सामने ये समीकरण है और 3 राज्य बीजेपी जीत रही है। अब बताएं आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो हार हुई है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ये पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, मैं ग्राउंड पे गया हूँ, लोगों ने ये कहा कि साफ तौर पे कहा कि हम पेट्रोल 200 रुपये और महंगा खरीद लेंगे, लेकिन हमारी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए, देश सुरक्षित रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, एनडीए के आने के बाद हमारा राष्ट्र सुदृढ़ हुआ है, सुरक्षित हुआ है, धारा 370 हटी है और सीमाएं हमारी सुरक्षित हुई है। सीमा सुरक्षित नहीं होगी तो देश सुरक्षित नहीं होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात नेहरू जी पहले कह चुके हैं। चीन के युद्ध से पहले नेहरू जी ने ये कहा था कि जब तक देश जब भी सुरक्षित होगा जब राष्ट्र सुरक्षित होगा, तो ये राष्ट्र सुरक्षित कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ का पैसा अगर हमारी सीमाओं की चौकसी में लगा रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? देखिए, मैं इस बात से मैं पंकज जी रोकूंगा, मैं आपको कुछ अपडेट्स हैं हमारे, कुछ ब्रेकिंग है, आइए वो पहले उन पर चलते हैं, हमारे दर्शकों को बताते हैं। अभी जो सूरत हाल है राजस्थान का, तो 116 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और 68 पर कांग्रेस है। और निवाई सीट की बात करें तो राम साहेब वर्मा और वहां से जीत गए हैं और प्रशांत बैरवा को उन्होंने हराया कांग्रेस के। राम साहेब वर्मा जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। निवाई
से जीते हैं। दूदू से बाबूलाल नागर चुनाव हारे हैं कांग्रेस पार्टी के, और प्रेमचंद बैरवा ने भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है दूदू क्षेत्र से। झोटवाड़ा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो जयपुर ग्रामीण सांसद भी हैं वो जीते हैं, और अभिषेक चौधरी को इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अभिषेक चौधरी को हराया। त्रिकोणीय मुकाबला हालांकि सीट पर देखा जा रहा था। और बगरू से गंगा देवी कांग्रेस की हारी हैं, और डॉक्टर कैलाश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगली सीट की बात करें तो दिया कुमारी जो खुद राजसमंद से सांसद भी हैं, भाजपा ने विद्याधर नगर से यहाँ से चुनाव लड़ाया और वो जीत हासिल की है। सीताराम अग्रवाल को चुनाव उन्होंने हराया है, कांग्रेस से आते हैं। और पंडित बाल मुकुंद आचार्य भारतीय जनता पार्टी के जयपुर के जो हवा महल सीट है वहाँ से ये जीते हैं। कांग्रेस के आर आर तिवाड़ी को इन्होंने हराया है। तो ये कुछ जीत के समीकरण है। और आमेर से एक बहुत बड़ी ये भी खबर है कि जो सतीश पूनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, वो हार गए हैं। प्रशांत शर्मा ने इन्होंने कांग्रेस के प्रशांत शर्मा से ये चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर के 116 सीटों पर बीजेपी आगे, 68 पे कांग्रेस आगे हैं। और राजस्थान विधानसभा की सिविल लाइंस क्षेत्र में भी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव हार गए हैं, और गोपाल शर्मा जो पत्रकार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत गए हैं। तो अब हमारे साथ हमारे चर्चा में हमारे साथी गौरव शर्मा भी जुड़ गए हैं। जी गौरव। जी अलीमुद्दीन, अब तक के अगर हम नतीजों की बात करें तो अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो 60% पर फर्स्ट डिवीज़न घोषित की जाती थी। माना जाता था कि फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। 200 सीटों में अगर देखा जाए तो 120 सीटों पर प्रथम श्रेणी होती है। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें और प्राप्त करके 120 सीटें प्राप्त करके फर्स्ट डिवीजन वाली सीटें प्राप्त करती है या नहीं करती है, लेकिन फिलहाल एक बहुत ही सुरक्षित जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो चुकी है। पंकज जी इस समय हमारे पास कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ उपस्थित हैं। पंकज जी, पिछले कुछ समय पहले अगर हम बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी पार्टी के सोपान के तौर पर, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के तौर पर आपकी पार्टी के राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया था और पूरे देश को एक पदयात्रा के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन यह देखा गया कि जिन जिन जगहों पर उनका कहा गया कि सबसे बढ़ चढ़कर स्वागत हुआ है, उन तीनों राज्यों को राहुल गांधी की पार्टी ने खो दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या भारत जोड़ो यात्रा से भारत नहीं जुड़ पाया? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा एक सामाजिक सौहार्द को लेकर थी, और आज आप देखेंगे कि जो राजस्थान के चुनाव में या जो अदर स्टेट के चुनाव में जो झलका है ना, वो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगड़ता हुआ ही दिखाया। वो जो पोलराइजेशन, जिस मुद्दे की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उस पोलराइजेशन पे वहाँ वोटिंग हुई है। सॉरी, सेंट्रलाइजेशन जो था संस्थाओं का हनन हो रहा है केंद्र सरकार में, तो अभी भी हो रहा है। चुनाव जीत लिया बीजेपी ने, इससे ये तय नहीं हो जाता है कि वो जो कर रहे थे सब कुछ सही है। उन्होंने जो वादे किए, बहुत सारे झूठे वादे किए, उन्होंने फुलफिल नहीं किए पिछले 10 सालों में। हो सकता है वो आज जीत के अगला भी जीता है। पंकज जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सबसे प्रमुख होती है जनता, और अगर जनता ने किसी को मत दे दिया है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जनता का जो जनता जनार्दन है, और जनता ने अगर मत दे दिया है तो उसी की बात मानी जाएगी। तो अब अगर हम ये कहें कि जो कुछ करा वो सही नहीं किया, तो ये कितना उचित है? नहीं, देखिए, अभी तो वोटिंग परसेंटेज किसको कितना परसेंटेज शेयरिंग मिला है उसके हिसाब से बाकी चीज़ें तय होंगी। लेकिन ये मैं फिर कह देता हूँ कि जो मुद्दे थे कहीं ना कहीं वो जनता के लिए गौण हुए मुद्दे, और वो जो विकास के जितने मुद्दे थे उनको गौण करने के बाद जो मुद्दे प्रभावी रहे वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन और बाकी जो छोटे मोटे मुद्दे रहे, शायद हो सकता है कि हमें भी कमी वितरण वगैरह में। हाँ, तो चलिए आप इस बार पे चर्चा करेंगे। इस बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस जनादेश डीडी राजस्थान की इस विशेष पेशकश में। श्याम जी, बहुत गहराई से आप सुबह से आप आकलन कर रहे होंगे। अब तक जो नतीजे हैं, 116 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि ये सीट क्योंकि जितना समय बीता जा चुका है उसमें ये जीत जो है वो बरकरार रहेगी। क्या कहना है आपको, इतना स्पष्ट जनादेश, इतना स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलना, क्या कारण रहे इसके पीछे? देखिए गौरव जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से भाजपा को मिलना तो था, मैं तो कल भी कह रहा था जब मैं डिबेट कर रहा था कि 105 से 120 की मेरा अनुमान था, और वो तीसरे, अब देखिए कि मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था कि हमने ओपीएस लागू किया,
लेकिन ओपीएस लागू करने का मतलब है कि आपने नियम तो बनाया नहीं, कानून कहा कि हम ओपीएस लागू करने के बाद आप कह रहे थे कानून हम अब बनाएंगे। अब ओपीएस लागू करने के लिए आप केंद्र अनुमति देगा नहीं देगा। देखिए अमित शाह जब जयपुर आए थे उन्होंने कहा था हमने भी एक कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसकी सिफारिश के आधार पर निर्णय करेंगे। तो ये कांग्रेस बार बार कहती है कि हमने ओपीएस लागू कर दिया। अब 45 लाख करोड़ एनपीए तो नहीं ला पाए केंद्र से आप, ना आप कोर्ट में गए, क्यों आपको पता है कोर्ट में जाएंगे तो विपरीत निर्णय आएगा। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत 2032 में अगर रिटायर होगा जो आदमी आज ओपीएस देने की आज बात करें, आज की इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। केवल कर्मचारियों को ये बहका करके भाई मैंने तो सब कुछ कर दिया तुम्हारी अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि एक ट्वीट जारी किया है अशोक गहलोत ने, उन्होंने हार को स्वीकार किया है और कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास जो परंपरा होती है इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। तो हाँ देखिएगा जनादेश मिला है और जनादेश किस आधार पर मिला है। मोदी जी ने कहा कि भाई देखिएगा पेट्रोल की जो 6 बार वेट बढ़ाया राजस्थान सरकार ने, कोविड चला गया लेकिन वेट कायम है। और उन्होंने कहा हम समीक्षा करेंगे राजस्थान के आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा ले लें, यदि उसके बाद गुजरात ले लें या उत्तर प्रदेश ले लें, तीनों जगह हमारे 97 रुपये पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है, हम 108 रुपये खरीद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो इसलिए समीक्षा करने का मतलब है अगर वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कि हम समीक्षा करके लोगों को राहत देने का काम करेंगे, 12 रुपये पर लीटर अगर राहत मिलती है तो आम व्यक्ति को उससे बहुत, और देखिए केवल आम व्यक्ति को इसलिए राहत नहीं मिलेगी, उससे ट्रांसपोर्टेशन पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये देखिए भविष्य की जो प्लानिंग जिस तरह से कर रहे थे और अशोक गहलोत कह रहे थे कि सब कुछ फ्री ले लो लेकिन मेरा शासन वापस ला दो, ये थोड़ी नहीं। आप देखिएगा जिस व्यक्ति को केवल आप कह रहे हो फ्री ले लो और हमको शासन पे दे दो, गारंटी देने का अधिकार जब था आपने देखिए 94% या 96% आप बजट कहते हो हमने लागू कर दिया, लेकिन जब अगर फिर उसके बाद आपको 11 गारंटी देने की जरूरत क्या पड़ती है। और आप देखिए मोबाइल देने की बात करते हो, 40 लाख को देते हो, 1 करोड़ को देते ही नहीं हो, तो आपका तो श्याम जी हम इस मुद्दों पर और चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे साथ कुछ अपडेट्स हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। इस समय हम आपको बिग ब्रेकिंग है कि बागीदौरा में कांग्रेस के महेंद्रजीत मालवीय जीत चुके हैं। बांसवाड़ा से कांग्रेस के अर्जुन सिंह बामनिया ने जीत हासिल कर ली है। घाटोल से कांग्रेस के नानालाल नेनामा जीत चुके हैं। कुशलगढ़ से कांग्रेस की रमीला खड़िया जीती हैं। गढ़ी इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कैलाश मीणा विजयी घोषित हुए हैं और बीकानेर पूर्व से भाजपा की सिद्धि कुमारी जीत चुकी हैं। बीकानेर पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के जेठानंद व्यास जीत चुके हैं। नोका से कांग्रेस की सुशीला डूडी जीती हैं। श्री डूंगरगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद सारस्वत विजयी घोषित हुए हैं। लूणकरणसर से भारतीय जनता पार्टी के सुमित गोदारा एक युवा छात्र नेता हैं, वे जीत चुके हैं। बागीदौरा में कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय विजयी घोषित किए जा चुके हैं। बांसवाड़ा से कांग्रेस के अर्जुन सिंह बामनिया विजयी हुए हैं। तो इस समय हमारी चर्चा के दौरान हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एकता अग्रवाल। एकता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। आप जिस तरह की वेशभूषा आज सुबह से धारण किए हुए हैं और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है और ये जो कमल के फूल का जो आप स्कार्फ लगा करके आई हैं तो और आपके चेहरे की सबसे बड़ी मुस्कुराहट ये बता रही है कि आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो इतना प्रचंड बहुमत, इतना स्पष्ट जनादेश राजस्थान की जनता ने आपकी पार्टी को दिया है, क्या आपको इतने स्पष्ट जनादेश की उम्मीद थी? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, इस स्पष्ट जनादेश की उम्मीद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही नहीं थी, ये तमाम राजस्थान की जो जनता है वो इस जनादेश को दे चुकी थी जो आज हमारे सबके सामने आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का शासनकाल 5 साल में रहा और जिस प्रकार से उनका कुशासन राजस्थान की जनता ने 5 साल तक झेला, जिस प्रकार से कांग्रेस की जो पार्टी थी वो राजस्थान में भय, भ्रष्टाचार और अत्याचार का अड्डा बन करके रही, जिस प्रकार से राजस्थान के 5 साल के कार्यकाल में महिलाओं की आबरू उतारी गई, जिस प्रकार से महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर आया, जिस प्रकार से महिला के सम्मान को साथ समझौता किया गया, जिस प्रकार से युवाओं के
सपने को बेचने का काम किया गया, जिस प्रकार से धरती पुत्र किसान के आंखों में आंसू लाने का काम किया और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और कानून का नंगा नाच यहां पर राजस्थान में होता रहा, वो राजस्थान की तमाम जनता ने देखा और वो इससे त्रस्त आ चुकी थी। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है 9.5 साल का, जिसमें कि हमारी केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार का सुशासन दिया और जिस प्रकार से चिंता की कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जिस प्रकार से ये चिंता की गई 9.5 साल में कि जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है उस पे पूरे लाभ पहुंचे, इस प्रकार की जो योजनाएं थी उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बढ़ चढ़कर राजस्थान की जनता ने हिस्सा लिया, जिसका परिणाम आज सबके सामने देखने को मिल रहा है। एकता जी, बहुत सधीवी भाषा में आपने पूरे राज्य की एक डेफिनेशन, एक पूरी व्याख्या सामने रखी। श्याम जी, ये जो चुनाव अभी जो चुनाव परिणाम हमारे सामने है, इस चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का एक तरीके से सेमीफाइनल है। हालांकि ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र का या किसी एक राज्य के विधानसभा का जो चुनाव परिणाम है वो केंद्र के चुनाव परिणाम को इफेक्ट करे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 3 राज्यों में और खासतौर पे एक राज्य में जो अप्रत्याशित सफलता छत्तीसगढ़ में मिली है, क्या इसका असर 2024 में होने वाले जो पार्लियामेंट इलेक्शन में, संसदीय चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए गौरव जी, पहले तो ये माना जा रहा था कि राजस्थान ही जीतेगी बीजेपी जी, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को तो मान के नहीं चल रहे थे। क्योंकि हमारे, मैं अप्रत्याशित बोल रहा हूँ गौरव जी, हमारे हिस्से में इस बार प्रधानमंत्री आए थे, इसलिए हम तो प्रधानमंत्री तो राजस्थान जिताने के लिए आए थे, बाकी के लिए तो अमित शाह मध्य प्रदेश थे और जेपी नड्डा थे तो छत्तीसगढ़ थे। लेकिन तीनों राज्यों का चुनाव जीतना, इससे लगता है कि जो मोदी का जादू है वो अब देश में चलने वाला है। यही खाली राजस्थान जीत लेते तो फिर देश में चलने वाली बात कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते। लेकिन जिस प्रकार का बहुमत अब सब जगह मिल रहा है तो ये कहना चाहिए कि मोदी का जादू अब आगे 2024 में और बढ़ चढ़ के बोलेगा। जिस तरह की स्थितियां हैं, अब कोई हराने की स्थिति नहीं बन पाएगी। क्योंकि तेलंगाना में तो उस चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, लगभग 8 या 9 महीने के अंदर अंदर हम अगले चुनाव को भी फेस करने वाले हैं। तो आपको लगता है कि तीनों जगहों पर जो है इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे मिलेगा। राजस्थान से 25 की 25 सीटें जो जीतते आए हैं, एक हनुमान बेनीवाल ने जीते थे, बाकी बीजेपी। आने वाले समय में जो 25 सीटों का रणनीति बना करके चलेंगे मोदी जी, तो चाहते हैं कि राजस्थान हमारा है तो हमारा ही रहे। मध्य प्रदेश के मन में अगर बस गए मोदी जी तो एक अलग बात है। वो कहते थे मध्य प्रदेश के मन में बसता हूँ, तो हाँ सही में दिख रहा है बस रहे हैं। कल देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस दावे कर रही थी उसके दावे फेल होने नजर आए। छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार देखिएगा कि इस बार कांग्रेस ने विज्ञापन कंपनी के माध्यम से अपने आप को ऊंचा बनाने का प्रयास किया और मुख्यमंत्री राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़ के हो, तो वो सबसे बड़ा मान के चल रहे थे कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं। देते कुछ नहीं थे, प्रचार प्रसार खूब होता था, केवल रजिस्ट्रेशन। अब देखिए राजस्थान में कहते थे 1000 कैंप लगा करके 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम गारंटी। जब आप मुख्यमंत्री जी नहीं हो और आप काम चलाओ मुख्यमंत्री, तो आपको गारंटी देने का अधिकार कहां से आ गया? जन घोषणा पत्र द्वितीय जारी करा आपने, पहला वाला घोषणा पत्र कौन सा जारी किया पता ही नहीं है। इसका मतलब 7 गारंटी की जो अपने तौर पर गारंटियां देने का काम किया वो घोषणा पत्र अलग था। श्याम सुंदर जी, हम आपको एक बार रोकेंगे। हमारे साथ संवाददाता हैं बूंदी से भवानी सिंह जी जुड़ रहे हैं। जी भवानी सिंह, बताइए किस तरह की जी क्या माहौल है, क्या अपडेट है आपके पास? बताइए हमारे संवाददाता भवानी सिंह बूंदी से। बिल्कुल, देखिए बूंदी में भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई है और बूंदी की 3 विधानसभा है, कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है जी। यहाँ से युवा जो मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, अशोक चांदना, हिंडोली से जीत दर्ज की है लगभग 45,004 वोटों से। वहीं बूंदी विधानसभा की अगर बात करें तो बूंदी विधानसभा में हरिमोहन शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं केशव राय पाटन में भी सीएल प्रेमी जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी है, उन्होंने जीत दर्ज की है। जी, तो कांग्रेस से, यानी ये तो बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए राहत की खबर है कि बूंदी से 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है, और जगह तो कांग्रेस पार्टी को सीटें ही नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है, क्या किस तरह देखते हो, क्योंकि आप ग्राउंड पे हो, ग्राउंड जीरो पे? बिल्कुल, देखिए यहाँ ये कहा जा सकता है कि एक तो त्रिकोणीय मुकाबला और एक जातिगत जो
मतदाता था जी वो फैक्टर यहाँ पर ज्यादा काम किया है। वहीं दूसरी ओर विकास जो हिंडोली में हुआ वहां पर कहीं ना कहीं विकास को लेकर जो मुद्दा था जी उस पर भी यहाँ पर कांग्रेस को लीड मिली है, जहां से अशोक चांदना 45,004 मतों से जीते भवानी हैं। सिंह, ये बताइए क्या जो तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं उन्होंने क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराया है? बिल्कुल, तीनों जगह ही तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, हिंडोली में प्रभुलाल सैनी को हराकर अशोक चांदना जीते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बूंदी में 3 बार से जीतते आ रहे भाजपा प्रत्याशी अशोक डोगरा को हराकर हरिमोहन शर्मा जीते हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था, भाजपा से बागी हुए रुपेश शर्मा यहाँ पर मैदान में डटे थे, वो भी हारे हैं जी। वहीं दूसरी ओर केशव राय पाटन की अगर बात करें तो भाजपा से प्रत्याशी चंद्रकांता मेघवाल जो थी उनको हराकर सीएल प्रेमी यहाँ पर जीते हैं। वहीं कांग्रेस से बागी राकेश गोयत को महज 11,000 वोटों से ही संतुष्ट करना पड़ा, वो निर्दलीय थे। जी जी, शुक्रिया भवानी सिंह आपको तमाम जानकारी के लिए। श्याम सुंदर जी से बात करें, ये तो बड़ी राहत की कांग्रेस के लिए एक तरह से खबर है कि बूंदी की 3 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी को हराया। वो ग्राउंड पे जो कुछ मुद्दे बताए उन्होंने हमारे संवाददाता ने, तो सर प्रभुलाल सैनी मंत्री रहे और वो हार गए हैं चुनाव। तो मेरा सर से एक सवाल ये भी है और एक सवाल ये है कि जो अभी समीकरण चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सर जो अन्य के खाते में जो 15 सीटें देख रहे हैं आप, क्योंकि पहले ये चल रहा था कि कहीं ना कहीं जो बागी होंगे या निर्दलीय के रूप में जो आए हैं या अन्य पार्टी से होंगे उनका कहीं ना कहीं फैक्टर वो काम करेगा। तो आप किस तरह देखते हैं इसे, क्योंकि 15 सीटें हैं अभी तो और रुझानों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ गई है। देखिए, जिस प्रकार से आप बूंदी जिले की बात कर रहे हैं जी, प्रभुलाल सैनी का भाग्य है कि पहले वो अंता चुनाव लड़ने गए थे, वसुंधरा जी ने भेजा था, तो अंता में भी चुनाव हार गए थे जी। और अब वो अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र में लौट के आए, अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं प्रभुलाल सैनी जी। देखिए, भाग्य होता है, कभी जीतता है कोई व्यक्ति, हारता है। अब देखिए, खेल राज्य मंत्री थे, ये अपनी मांगों को लेकर के मंत्री होने के बाद भी प्रदर्शन करते थे, कलेक्टर से काम नहीं करा पाते थे, तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते उनका कि तुम मंत्री होने के बाद भी ऐसा प्रदर्शन करते। देखिए ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से केशव राय पाटन से भी जो सीएल प्रेमी जीत के आए हैं वो निश्चित रूप से ठीक व्यक्ति है। केशव राय पाटन से जिस तरह से चंद्रकांता मेघवाल भी बदल के आई थी, पहले वो कोटा में जाती थी, अब इधर से आगे चुनाव जीतती हैं, अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि आप जो देखिए, जो शर्मा जी चुनाव जीते हैं और अशोक डोगरा चुनाव हारे हैं, देखिए ये भाग्य की बात है। जब पहले चुनाव हार गए थे वो विधायक दल जो भूतपूर्व विधायकों के अध्यक्ष हैं जी। अब मेरा एक सवाल है श्याम सुंदर जी, जैसे जो बड़ी सीटें हैं जिनकी बात करें, जैसे राजेंद्र राठौड़ है विपक्ष का प्रमुख चेहरा, वो चुनाव हार गए, और कुछ जो सीटें जैसे जो अभी सरकार है कांग्रेस की, जो उसमें ममता भूपेश चुनाव हार गई, प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव हार गए, इनको किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे सर? अब देखिए, ममता भूपेश की बार बार बात करते हैं, उन्होंने अपने पति को तो आईएएस बना लिया, डॉक्टर से क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, पोषाहार का मामला था, पोषाहार के मामले में बच्चों के जांच हुई थी, उसके जांच का क्या हुआ? सुमित देखिए जो शर्मा है, उन्होंने एक जांच लिखी थी, उस जांच को दबा दिया गया। कितना बड़ा भ्रष्टाचार था, उसको रोका। मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दी, और वो जानते थे कि मैं किस प्रकार किसी को हटाऊंगा तो मेरी असुरक्षा की भावना रहेगी। तो ये बरकरार राजेंद्र राठौड़ के साथ दुर्भाग्य रहा कि वो अपने चूरू को छोड़ कर चले गए। चूरू से देखिए, वो जो जहाँ से छोड़ के गए, बीजेपी वहाँ से जीती है। आप वहाँ गए, तारानगर से, पहले तारानगर आपकी थी, आप गए, लेकिन वहाँ 8% वोट बढ़ा, जिस तरह से बढ़ा, और जिस प्रकार का वातावरण था जातिगत आधार पर, वो जो करना चाहिए था नहीं कर पाए। और दुर्भाग्य कि वो एक अच्छे लीडर थे, प्रतिपक्ष नेता थे, पूरी भाजपा के लिए काम कर रहे थे, खुद दुर्भाग्य से हार गए। वो क्या हारे? एक मिनट को, एकता जी आप किस तरह देखते हैं इसको, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, ये 2 बड़े नाम, ये दोनों चुनाव हारे हैं। देखिए, राजेंद्र राठौड़ जी और सतीश पूनिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता और कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, और साथ ही भाजपा की रीति नीति और विचारधारा के साथ उन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा करने का भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि चुनाव एक युद्ध होता है, उस युद्ध में कभी कभी कोई शहीद भी होता है। तो इसके पीछे क्या रणनीति रही, कौन सी हमारी खामियां रही जिस कारण हम इन 2 सीटों पे चुनाव हारे हैं, मैडम, इसकी कहीं ना क्या कहीं तारानगर से इसलिए दी गई थी उनको टिकट के शहीद हो जाएं वो?
नहीं, शहीद की बात आप मैंने ही नहीं कहा कही। कि शहीद हो मैंने जाते हैं कहा कुछ। कि योद्धा होता क्योंकि है, चूरू वो सीट से तो अपने जीते हुए पूरे- थे वो। देखिए, वो योद्धा होता है, पार्टी की विचारधारा और रीति नीति के आधार पर उनको कहां लड़ाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो विचारधारा और अनुशासित कार्यकर्ता होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है जिसको प्रत्येक कार्यकर्ता उसका अनुसरण करता है। मैं आपको बता देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ये सोचता है कि राष्ट्रवाद प्रथम, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, इस सोच के साथ वो रणभूमि में भी काम करता है, पार्टी के लिए भी काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको शहीद होने के लिए भेजा था। हर एक कार्यकर्ता की उपयोगिता होती है, क्षमता होती है, और पार्टी उसको दिशा निर्देश देती है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। दोनों ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बहुत ही श्रद्धा के साथ, अथक परिश्रम के साथ चुनाव लड़ा। कहां उनमें कमियां रही, ये पार्टी इसकी समीक्षा जरूर करेगी। जी श्याम जी, आपकी एक बात से मैं अभी, आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हर आदमी का अपना अपना भाग्य होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसे कद्दावर, कुछ ऐसे वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो एक समय वो रहा होगा, एकता जी आपको भी पता होगा, कि जब दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एक अशोक परनामी जी और एक अपने जो सिविल लाइन से थे अपने अरुण चतुर्वेदी जी, दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपने हाथों से टिकट दिया करते होंगे और टिकट वितरण में भी कभी उनका रोल रहा करता होगा, लेकिन आज स्थिति है कि उनको टिकट भी नहीं मिल पाया। तो ये तो अलग अलग अपने अपने समय की बात है। वही राजेंद्र राठौड़ के लिए भी कभी संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे और जो विधानसभा की जो कार्यवाही है उन सब का संचालन उनके हाथ में होता था, लेकिन शायद इस बार की विधानसभा में वो सदस्य भी नहीं होंगे। एकता जी, अब क्योंकि आपकी पार्टी को लगभग 116, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो जीत है, क्योंकि अब से ये खबर आई है कि 5:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। अब हमारा आगे का सवाल आपसे ये होगा कि आपकी पार्टी में अगला जो प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसके लिए किसका नाम चल रहा है, स्पष्ट रूप से बताएं। देखिए, जैसे हमने पूर्व में भी बहुत बार हमारे बड़े बड़े सीनियर नेता भी कह चुके हैं और कार्यकर्ता भी कह चुके हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा था कमल का फूल था, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि यहाँ का हर कार्यकर्ता नेता होता है, हर नेता कार्यकर्ता होता है, और हमने कमल के फूल को ही आगे रख करके मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके जनता में गए और हमने देखे किस प्रकार से उस कमल के फूल को जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। लेकिन अब रही कमल का फूल मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकता ना। अब आपसे बात कर रहे हैं तो आप इसे करेंगे ना बात। जी बिल्कुल। देखिए, अब चूंकि हमको बहुमत पूरा प्राप्त होने जा रहा है, अब जो विधायक दल होगा उसकी जो राय होगी, सहमति होगी, उसके आधार पर हमारा संसदीय बोर्ड जो है वो डिसीजन करेगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जिसके साथ तमाम राजस्थान की जनता के साथ साथ भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता आपको खड़ा होगा। अभी हम सीधे चलते हैं अंता से। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं कमललाल जी, आइए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। अंता विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता का कमाल है और हम सब लोगों पर माननीय मोदी जी का, सम्मानीय वसुंधरा जी का, दूसरी सिंह जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हम पर जो जनता ने और पार्टी ने जो विश्वास जताया है, हम अब 5 साल अच्छा काम करके और इनके विश्वास पर और पार्टी के विश्वास पर खरा उतरेंगे। 12 आज गुंडाराज से आज़ाद हुआ है, तो हम सबसे पहले तो समरसता का भाव पैदा करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सब अपनी दुकानें, अपना व्यापार अच्छे तरह से करें, हमारे किसान अच्छी पैदावार करें, सब लोग जो नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी बिना दबाव के अपनी नौकरी करें। हम बिल्कुल इस प्रमोद जैन से इस भ्रष्टाचार के बिल्कुल विपरीत करेंगे। जी ये और जनादेश 2023 में अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा ये प्रसारण जारी रहेगा, आप कहीं नहीं जाएगा।